लिए न्यू प्रोसेस दैट इज अ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया की व्याख्या कराएंगे आपको। गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है वो फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट हम यह जाने कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली हम आपको ये बताएं कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, द प्रोसेस इन विच बोथ स्पर्म एंड ओवम fuse to each other and form diploid zygote is called fertilization, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के साथ संगलित होकर के जाइगोट का निर्माण करता है, वह क्रिया निषेचन कहलाती है। आज हम इस निषेचन की प्रक्रिया की व्याख्या ह्यूमन में, मनुष्य में करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानें कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया स्त्री के शरीर में होती है, स्त्री के फैलोपियन नलिका में होती है। फैलोपियन नलिका जो उसकी एसेसरी डक्ट है जेनाइटल पार्ट का, उसमें निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन कपुलेशन की प्रोसेस होती है। कपुलेशन दैट इज अ क्वाइटस आर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स आर क्वाइटस की प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मेल पेनिस एंटर इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। क्वाइटस की प्रोसेस में मेल का पेनिस इंटर करता है फीमेल के वजाइना में, और फीमेल की वजाइना में इंटर करने के बाद सीमेन को रिलीज करता है, सीमेन को रिलीज कर देता है। इस प्रकार मेल के पेनिस का वजाइना में इंटर करके सीमेन को रिलीज करना इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन यह एक प्रोसेस है। इंसेमिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच मेल पेनिस एंटर इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल एंड रिलीज द स्पर्म, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की प्रक्रिया में नर अपने वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाता है, और यह क्रिया संपन्न होती है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के द्वारा, और सेक्सुअल इंटरकोर्सेस को करना ही कपुलेशन कहलाता है, जो स्त्री और पुरुष के बीच, मेल और फीमेल इंडिविजुअल के बीच संपन्न होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दोनों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल बिहेवियर कुछ होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कपुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और मेल अपने स्पर्म को फीमेल की वजाइना में पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। आफ्टर इंसेमिनेशन की प्रक्रिया अब हम आप देखेंगे। आफ्टर इंसेमिनेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रारंभ होता है। कपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म शुरू होती है। ध्यान देंगे, फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। निषेचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें शुक्राणु मादा जनन अंग के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है, और इस फीमेल
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। हम निषेचन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांट रहे हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। ध्यान देंगे, फर्स्ट प्रोसेस है अराइवल ऑफ स्पर्म एंड देयर कैपेसिटेशन, शुक्राणु का आना और उसका कैपेसिटेशन। दूसरा प्रोसेस है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ooplast और साइटोप्लाज्म ऑफ एग एंड एक्टिवेशन ऑफ ओवम। एंड थर्ड प्रोसेस मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन की जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कहते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है अराइवल ऑफ स्पर्म एंड देयर कैपेसिटेशन, तो ध्यान देंगे बाय कॉपुलेशन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्सेस स्पर्म रिलीज होता है वजाइना में, स्पर्म सीमेन के साथ यहाँ पे रिलीज होता है एंड देन स्पर्म का कैपेसिटेशन शुरू होता है। स्पर्म रिलीज होने के बाद स्पर्म तेजी के साथ सर्विक्स से ऊपर की तरफ जाता है। सर्विक्स के पास अपना म्यूकस होता है जो प्लग का काम करता है। यहाँ पर सर्विक्स में जो म्यूकस होता है वो प्लग का काम करता है जो स्पर्म को ऊपर की तरफ जाने देता है। यूटेरस की इंडोमीट्रियम से भी बहुत सारे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं जो स्पर्म के ऊपर की तरफ मूव करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बाधा को स्पर्म फेस करता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से स्पर्म, और फैलोपियन ट्यूब की जो सिलिएटेड लाइनिंग है ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्पर्म के ऊपर की तरफ पहुंचने में। इसलिए स्पर्म का जो कैपेसिटेशन है, स्पर्म बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करता है और स्पर्म उन रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ, रेजिस्टेंस क्या है, इंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग, ये स्पर्म की मोबिलिटी को, स्पर्म की चालकता को कम करती है और इस चालकता को कम ना होने पर और स्पर्म ऊपर की तरफ आए, इसे फेस करना ही स्पर्म का कैपेसिटेशन है। स्पर्म इस कैपेसिटेशन को कैसे फेस करता है कुछ पॉइंट से ध्यान देंगे। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब की ग्लैंडुलर सेल्स, फैलोपियन ट्यूब की ग्लैंडुलर सेल्स कैल्शियम आयन रिलीज करती हैं। दीज कैल्शियम आयन रिलीज द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म टेल। कैल्शियम आयन याद रखेंगे, कैल्शियम आयन रिलीज द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म टेल एंड thus sperm are swim rapidly towards the ampullary region, towards the ampullary region of fallopian tube, towards the ampullary region of fallopian tube sperm rapidly move करते हैं due to the activation of calcium ion which is released by glandular cells of fallopian tube. Besides at this time इसी समय स्पर्म की मेटाबॉलिज्म हाई हो जाती है। स्पर्म का मेटाबॉलिज्म ऑफ स्पर्म आल्सो हाई, स्पर्म का मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में मिडिल लेयर से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो एनर्जी स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है और स्पर्म स्विम करता है। इसके साथ साथ जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म के हेड से निकलने वाले, स्पर्म के हेड पर जो एक्रोसोम है, उस एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, स्पर्म के कैपेसिटेशन में हेल्प करते हैं एक्रोसोमल एंजाइम जो मेनली हाइलारोनिडेज एंजाइम्स होते हैं। हाइलारोनिडेज जोनल लाइसिन, एंड एक्रोसिन,
ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो एक्रोसोम के अंदर होते हैं, वो स्पर्म को मूव कराने में, उसे पावर दिलाने में हेल्प करते हैं, जिससे स्पर्म इस वजाइना से होते हुए, वजाइना से थ्रू सर्विक्स, यूटेरस होते हुए वो एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब के पहुंच जाता है। और जब एम्पुला में स्पर्म पहुंच जाता है तो स्पर्म के इनिटिएशन से, अब आगे आप देखेंगे कि एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओप्लाज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ ओवम, ये कैसे होगा। दूसरे स्टेप पे जब स्पर्म ओप्लाज्म के पास, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte जो ओवम जिसे ओवम कहते हैं, वो सेकेंडरी oocyte है वास्तव में, जो ओवुलेशन से निकला हुआ है ट्रैकियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन निकला हुआ है। वहां पे जब बहुत सारे स्पर्म आते हैं तो उनमें जो स्पर्म पहले पहुंच रहा है, जिसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, वो जब पहुंचता है तो स्पर्म हेड से निकला हुआ हाइलोरोनिडेज एंजाइम, ध्यान देंगे, हाइलोरोनिडेज एंजाइम के प्रभाव से सेकेंडरी oocyte का कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व हो जाएगा हाइलोरोनिडेज एंजाइम के प्रभाव से। अब हाइलोरोनिडेज एंजाइम के प्रभाव से जब कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व हो गया तो अगले स्टेप पे क्या होगा कि हाइलोरोनिडेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ जोनालाइसिन एंड एक्रोसिन, these 3 enzymes also dissolve the entry point of zona pellucida. Zona pellucida, that is the innermost layer of secondary oocyte, इसके एंट्री पॉइंट को डिसॉल्व कर देंगे। और जब इसके एंट्री पॉइंट को डिसॉल्व कर देंगे तो वन स्पर्म हेड, हैप्लॉइड हेड एंटर कर जाएगा इस सेकेंडरी oocyte के ओप्लाज्म में। देन ठीक इसी समय, अब ध्यान देंगे आप, ठीक इसी समय जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो ठीक इसी समय जोना पेलुसिडा अपना केमिकल नेचर चेंज कर देती है। इट्स केमिकल नेचर आल्सो चेंजेस, जो दूसरे एडिशनल स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। इससे एक ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंटर किया और आफ्टर एंट्री जोना पेलुसिडा का नेचर चेंज हो जाता है, और जोना पेलुसिडा का नेचर जब चेंज हुआ तो दूसरे एडिशनल स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर दी गई। दूसरे एडिशनल स्पर्म, दूसरे अन्य स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte में एंटर नहीं करेंगे ना। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म हेड इन दिस सेकेंडरी oocyte, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो अरेस्टेड था मियोटिक सेकेंड डिवीजन में, बिकॉज उसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं था, उस स्पर्म के सेंट्रियोल से अब इसका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुआ, व्हिच इज आल्सो अनइक्वल। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। स्मॉल सेल दैट इज अ सेकेंड पोलर बॉडी, छोटी कोशिका द्वितीयक पोलर बॉडी बनाती है, और बड़ी कोशिका ऊटिड यानी ओवम बनाती है। बड़ी कोशिका ऊटिड यानी ओवम बनाती है। ये प्रक्रिया कहां पर हुई? आफ्टर एंट्री, जब स्पर्म ने एंट्री कर लिया सेकेंडरी oocyte के ओप्लाज्म। ओप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म, अंडे के अंदर का है, इसलिए इसे हम अंडप्लाज्म कहते हैं। इस प्लाज्म में जब स्पर्म हेड ने एंट्री किया तो इसने ओवम को एक्टिव कर दिया सेकेंड मियोटिक डिवीजन के लिए, जो अनइक्वली हुआ सेकेंड पोलर बॉडी, और ऊटिड यानी ओवम को डेवलप किया। अब ओवम डेवलप हो गया। स्पर्म हेड क्रोमोसोम जो है, जो स्पर्म हेड का क्रोमोसोम है, जिसे हमने मेल प्रोन्यूक्लियस यहां लिखा है, मेल प्रोन्यूक्लियस मिक्स विथ फ्यूज विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। नाउ द मिक्सिंग ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, एंड by mixing they form diploid zygote. Zygote is a result of fertilization. निषेचन का जो उत्पाद है, जो रिजल्ट है, वो जायगोट है, जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई आपस में मिल गए। इस प्रकार आपने देखा कि जो निषेचन की तीसरी अवधि है, तीसरी प्रक्रिया है, वो जायगोट का बनना है। जायगोट बनता किससे है? मेल और फीमेल
युग्मकों के न्यूक्लियस के संलयन से। और इस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 क्रोमोसोम स्पर्म न्यूक्लियस से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम ओवम न्यूक्लियस से मिले हैं। अब आप एक क्वेश्चन और ये पूछते हैं, क्या सभी क्वाइटस, क्या सभी इंटरकोर्सेस निषेचन और प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा गया, आपके एनसीईआरटी बुक में भी नोटिस किया गया है कि क्या सभी निषेचन और क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्सेस वो निषेचन और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकते हैं? तो इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। नो, वही निषेचन प्रेगनेंसी को, वही क्वाइटस निषेचन और प्रेगनेंसी को शो करेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवुलेशन के समय होता है। ठीक उसी समय जो पीक आवर है 14 डेज का, 14वां दिन ओवुलेशन का, और उसी समय सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से एम्पुला में आता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आता है, और उसी बीच उस स्त्री में क्वाइटस या कपुलेशन की प्रोसेस हो रही है और उसको स्पर्म प्राप्त होता है। दोनों एक साथ, दोनों का समय एक हो, ऐसी प्रक्रिया अगर होती है तो निषेचन और प्रेगनेंसी की अवस्थाएं बनती हैं। अदरवाइज अन्य जितने भी क्वाइटस हैं उनसे प्रेगनेंसी और निषेचन की अवस्थाएं नहीं बनती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, निषेचन नर और मादा युग्मकों का संलयन है। मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला में, यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में संपन्न होता है। एम्पुला अंडवाहिनी का एक पोर्शन है जो उसका मिड पोर्शन होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इस पर क्वाइटस के थ्रू वजाइना में इंटर करते हैं, कपुलेशन के थ्रू इंटर करते हैं, और वो धीरे धीरे यहाँ से संघर्ष करते हुए, स्पर्म के साथ भी बड़ा संघर्ष जुड़ा हुआ है और वो ऑलरेडी फेस करते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करते हैं, और उस रेजिस्टेंस को दूर करते हैं। कुछ केमिकल्स जो हैं जैसे कैल्शियम आयन है वो स्पर्म की मोटिलिटी को मूव करता है, स्पर्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जिससे स्पर्म ऑलरेडी जो है यूटेरस से होते हुए एम्पुलरी रीजन को जंप करता है, और बहुत सारे स्पर्म आते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन एक ही करता है। यह भी आप बहुत महत्वपूर्ण है आप जानने के लिए। तो आप याद रखेंगे, जब एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर कर जाता है तो सडनली ही जोना पेलुसिडा का नेचर जो है वो चेंज हो जाता है, और जब नेचर चेंज हो जाता है तो यह जो है अदर शुक्राणुओं की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, अर्थात उनको वो दूर भगाने लगता है, उनसे वो अट्रैक्ट नहीं होता, वो उनसे रिट्रैक्ट होने लगता है, उनसे दूर भगाने लगता है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि एक ओवम को एक ही शुक्राणु फर्टिलाइज करता है, और इस प्रकार एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो आज हमने आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये प्रक्रिया समझ में आई होगी। हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए नई प्रोसेस, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको भ्रूण का आरोपण बताएंगे कि भ्रूण कैसे जो है यूटेरस के अंदर आरोपित होता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।